हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एडुकेटिंग द नेशन। सिविलाइजिंग द नेटिव एडुकेटिंग द नेशन क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग चैप्टर में। इंट्रोडक्शन एक्चुअली क्या है देख लेते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये है कि हम लोग देखे हैं पहले ही कि ब्रिटिश रूल राजा और नवाब के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट लाया है, पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट लाया है, वर्कर्स और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट लाया है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट लाया है, लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट लाया है। राइट। अभी ब्रिटिश का एक कल्चरल विजन था, एक मिशन था। राइट। एक कल्चरल विजन एंड मिशन था। क्या मिशन था कल्चरल? कि ब्रिटिश डोमिनेट करे इंडिया को। कैसे? बाय टेरिटोरियल एक्सपेंशन, एक्सपैंड करके अपना साम्राज्य को, और रेवेन्यू जनरेट करके, कंट्रोल ओवर रेवेन्यू। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन जब भी हुआ ब्रिटिश का, रेवेन्यू तो उसके हाथ में आ गया। और क्या था? कल्चरल डोमिनेशन। कल्चरल डोमिनेशन कभी भी किसी को आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबका कल्चर अलग अलग है। आप जब तक उस कल्चर को ये नहीं फील करवा सकते हो कि आपका कल्चर ख़राब है, तब तक वो अपना कल्चर कभी चेंज नहीं कर सकता है। तो कल्चरल डोमिनेशन एक ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव था। अब कल्चरल डोमिनेशन आप कैसे कर सकते हो? कल्चरल डोमिनेशन के लिए आपको किसी को छोटा फील करवाना पड़ता है, उसको फील करवाना पड़ता है कि उसको कुछ पता नहीं है। जब किसी को लगे कि मुझसे ज़्यादा कोई नॉलेजेबल है, हम लोग क्या करते हैं? उसको रेस्पेक्ट करते हैं। राइट। ब्रिटिश यही चीज़ करना चाहता था और एजुकेशन में यही चेंज लाने का कोशिश किया है। अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में? हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, ब्रिटिश कैसे एजुकेशन को देखा, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ये हम लोग देखने वाले हैं। ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का जो ग्रेव एरर है, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, ये पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, एजुकेशन फॉर कॉमर्स, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन फॉर कॉमर्स। द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े? तो फिर द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट पढ़ेंगे, एजुकेशन फॉर कॉमर्स पढ़ेंगे, द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या देखेंगे? व्हाट हैपन्स टू द लोकल स्कूल्स, लोकल स्कूल्स में क्या हुआ, रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, न्यू रूटीन न्यू रूल्स, द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन। उसके बाद देखेंगे इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, गांधी एंड टैगोर, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर को देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे टैगोर्स एबोर्ड ऑफ पीस। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन। सबसे पहला पेज में आ जाते हैं। हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, ब्रिटिश कैसे एजुकेशन को देखता था। Let us look at what the British thought and did, and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. 200 साल में ये कैसे आइडिया धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, ब्रिटिश एजुकेशन का जो बीज था वो कैसे इंडिया में एंटर किया, ये हम लोग देखेंगे। In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to the British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. और ये व्यू कैसे डेवलप हुआ,
कि इंडियंस को कैसे एडुकेट किया जाए। इसमें आ गया हम लोग का द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. 1783 में विलियम जोन्स एक पर्सन था जो कैलकाटा में आए। कैलकाटा के आने में बाद क्या किया, ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेट अप। सुप्रीम कोर्ट में उनको जूनियर जज के हिसाब से अपॉइंट किया गया। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वॉज ए लिंग्विस्ट। उनका जो लॉ में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया वो एक लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्ट मतलब जिसको बहुत सारा लैंग्वेज पता होता है। उनको पता था फ्रेंच, उनको इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन एंड संस्कृत, उनको बहुत सारा लैंग्वेज पता था। सो हैड पिक्ड अप अरबिक फ्रॉम ए फ्रेंड एंड हैड ऑल्सो लर्नड पर्शियन। बहुत सारा देखिए लैंग्वेज, अरबिक, पर्शियन, ग्रीक, फ्रेंच पता था। He began spending many hours a day with pandits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammar। वो पंडित के साथ अपना दिन गुजारते थे, ग्रामर सीखते थे संस्कृत का, पोइट्री सीखते थे, ये सब सीख के। Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other sciences। और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उनको एंशियंट टेक्स्ट के बारे में पता चला, जो कि लॉ के बारे में थे, फिलोसफी के बारे में, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी एंड अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस। विलियम जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वेर shared by many British officials living in Calcutta at the time। उनके तरह ही एक इंग्लिशमैन था, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नैथानियल हैलहेड were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit and Persian works into English। तो विलियम जोन्स जैसे सोचते थे, जैसे सीखते थे, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को सीखने का कोशिश कर रहे थे, ही वाज स्टडिंग। तो उन्हीं के तरह हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नैथानियल हैलहेड वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशियंट इंडियन हेरिटेज। इंडियन लैंग्वेजेस को सीख रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे संस्कृत, पर्शियन को इंग्लिश में। टुगेदर विद देम जोन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन दोनों के साथ मिलके जोन्स ने क्या बनाया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन बनाया? विलियम जोन्स ने बनाया। किसके साथ साथ? दोनों के साथ, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नैथानियल हैलहेड। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तीनों मिलके बनाया था, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नैथानियल हैलहेड। तीनों मिलके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। जोन्स एंड कोलब्रुक came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect for ancient cultures, both of India and the West. जोन्स और कोलब्रुक का एक रिस्पेक्ट था एंशियंट कल्चर्स के बारे में, जो कि इंडिया वेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में उनका एक अलग कल्चर, अलग रिस्पेक्ट था। They felt had attained its glory in an ancient past but had subsequently declined. उनको लगा कि एंशियंट टाइम में बहुत बड़ा ग्लोरी था, इस कल्चर था, बहुत एडुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया इंडिया का। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. तो उनको लगा कि इंडिया को अगर मुझे जानना है तो मुझे इसका जो लीगल टेक्स्ट है एंशियंट पीरियड का, उसे मुझे जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims. ये टेक्स्ट को पढ़ के ही हम लोग को आइडिया आएगा लॉज हिंदू और मुस्लिम लॉ के बारे में, क्योंकि अगर किसी को जज करना है कोर्ट में
तो मैं अगर लॉ ही नहीं जानता हूँ तो मैं किसी को कैसे जज कर सकता हूँ? बिकॉज द लॉ इज सेइंग समथिंग डिफरेंट एंड आई एम सेइंग समथिंग डिफरेंट, तो कैसे होगा ये चीज़? इसी के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये सब जो रिलीजियस टेक्स्ट है और रिलीजियस जो लॉ है ये उन्हें पढ़ना पड़ेगा. एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट could form the basis of future development in India. So Jones and Colebrook went about discovering ancient text. Jones and Colebrook ने निकल गए ancient text को discover करने के लिए. Understanding their meaning, translating them and making their findings known to others. समझने लगे, translate करने लगे और दूसरे को समझाने लगे. This project, they believed, would not only help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians rediscover their own heritage and understand the lost glories of the past. उन्हें लगा कि ये सिर्फ ब्रिटिश को हेल्प नहीं करेगा टू लर्न द इंडियन कल्चर, ये क्या करेगा, इंडियन को भी रीडिस्कवर करने में हेल्प करेगा, उनके ग्लोरियस पास्ट को जानने में हेल्प करेगा. And in this process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its masters. और उन्हें लगा कि ये प्रोसेस करते करते ब्रिटिश गार्जियन भी बन जाएगा इंडियन कल्चर का और मास्टर भी बन जाएगा. Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. कंपनी ऑफिसर्स को क्या लगा कि इंडियन ये सब प्रमोट नहीं करके हमें वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करना चाहिए. दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशंस शुड बी सेट अप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री. इन लोगों को लगा कि वेस्टर्न लर्निंग को छोड़ के हमें यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को पढ़ाए और संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री को पढ़ाए. द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑट टू बी टॉट व्हाट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विद. उनको लगा कि हिंदू और मुस्लिम को वही पढ़ाया जाना चाहिए जो वो लोग को पता है, वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ. एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू देम. और वो सब सब्जेक्ट उनको नहीं पढ़ाना चाहिए जो उनके लिए कम्प्लीटली एलियन हो, मतलब उनको नहीं पता हो. ओनली देन दे बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स. ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स. और इसी तरह उनको लगा कि नेटिव्स एक्सपेक्ट करेंगे सीखने का और रिस्पेक्ट करेंगे ब्रिटिश को इस हिसाब से. विद दिस ऑब्जेक्ट इन अ व्यू अ माद्रासा वॉज सेटअप इन कैलकाटा इन 1781. एक माद्रासा सेटअप किया गया 1781 में टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ. And the Hindu College was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit text that would be useful for administration of the country. Ancient Sanskrit text को पढ़ने के लिए बनारस में हिंदू कॉलेज क्रिएट किया गया. Not all officials shared these views. Many were very strong in their criticism of the Orientalist. अब ये ओरिएंटलिस्ट क्या है? ये जो ओरिएंटलिस्ट हम लोग पढ़े, ओरिएंटलिस्ट क्या? ओरिएंटलिस्ट मतलब क्या है? दोज विथ ए स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया. जो एशिया का कल्चर को लेके नॉलेज रखते थे उनको बोलते थे ओरिएंटलिस्ट. बेसिकली ओरिएंटलिस्ट वो लोग हैं जो लोग इंडियन लिटरेचर को, इंडियन कल्चर को जो लोग रेस्पेक्ट करते थे और वो लोग चाहते थे कि इंडियन कल्चर पढ़ाया जाए, इंडियन एंशिएंट कल्चर को फिर से यहाँ पे स्टार्ट किया जाए. वो लोग थे ओरिएंटलिस्ट. बट सब कोई ये ओरिएंटलिस्ट के साथ नहीं था.
जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको लगा कि ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, देखते हैं क्या क्या। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिशियल क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किए ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ एरर्स। वो लोग बोले कि ईस्ट का जो ये एंशियंट वाला नॉलेज है ना, ये फुल ऑफ एरर्स है, एन अनसाइंटिफिक थॉट, और अनसाइंटिफिक थॉट है। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। ईस्टर्न का जो लिटरेचर है वो सीरियस भी नहीं है और लाइट हार्टेड है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो वो उनको लगा कि जो चीज़ गलत है, जो चीज़ नॉन सीरियस है, जो चीज़ लाइट हार्टेड है, उसको सिखाना ही तो गलत है। सो हम लोग इतना टाइम क्यों स्पेंड करें इसको सिखाने में, अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर को। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल उनमें से ही एक थे जो ओरिएंटलिस्ट को अटैक करना स्टार्ट किया। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड। वो डिक्लेयर किए कि ब्रिटिश को वो नहीं पढ़ाना चाहिए जो नेटिव्स पढ़ना चाहते हैं, और व्हाट दे रिस्पेक्टेड, और वो लोग क्या रिस्पेक्ट करते हैं उसको। इन ऑर्डर टू प्लीज़ देम, उनको खुश रखने के लिए ये नहीं पढ़ाना चाहिए। एंड विन ए प्लेस इन देयर हार्ट, और ये सोच के कि उनका हार्ट में हम लोग के लिए एक जगह बनेगा, क्योंकि वी रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज, वी रिस्पेक्ट देयर लिटरेचर, वी रिस्पेक्ट देयर कल्चर। ये नहीं करना चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। एम ऑफ एजुकेशन वो होना चाहिए जो यूजफुल है और प्रैक्टिकल है, उसको सिखाना। सो इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैज़ मेड। तो इंडियंस को क्या सीखना चाहिए? इंडियंस को फैमिलियर करना चाहिए जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस है वेस्ट का, उसको सिखाना चाहिए, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. पोइट्री और लिटरेचर को छोड़ के। By the 1830s, the attack on the Orientalists became sharper. 1830s में ये अटैक और ज़्यादा शार्प होना स्टार्ट किया। One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. क्रिटिक्स क्या करते हैं? क्रिटिसिज्म करते हैं, और ये ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया। सबसे फेमस आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल जो क्रिटिक्स थे उस टाइम में वो था थॉमस बैबिंगटन मैकले। He saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. उनको लगा, वो देखते थे इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री की तरह जिसको सिविलाइज करना जरूरी था। No branch of Eastern knowledge, according to him, could be compared to what England had produced. उनके हिसाब से ईस्टर्न नॉलेज का कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जो इंग्लैंड से आगे जा सके, और कौन ये डिनाई कर सकता है? मैकले ने डिक्लेयर किया। A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. उनका कहना था कि एक यूरोपियन लाइब्रेरी का एक सिंगल सेल्फ ही पूरा के पूरा इंडिया और अरेबिया का जितना भी नेटिव लिटरेचर है उससे आगे जा सकता है। He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use. और वो बोलने लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अभी के अभी पब्लिक मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करके, एंशियंट लर्निंग को प्रमोट करके, नेटिव लर्निंग को प्रमोट करके। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैकले एम्फसाइज द नीड टू टीच। With great energy and passion, मैकले emphasize किया to teach the English language, कि इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाओ। He felt that knowledge of English
would allow Indians to read some of the finest literature the world had produced. और उनको लगा कि अगर इंग्लिश का नॉलेज होगा तो इंग्लिश का जो लिटरेचर है, फाइनेस्ट लिटरेचर, वो इंडियंस पढ़ सकते हैं. It would make them aware of the developments in the Western science and philosophy. Western science और philosophy में जो development हो रहा है ये वो लोग जान सकते हैं. Teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their taste, values and culture. और teaching of English क्या करेगा? Civilize करेगा people को, उनका taste, value और culture को change करेगा. Following Macaulay's Minute, the English Education Act of 1835 was introduced. और क्या हुआ? एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जो कौन किया? मैकले किया. मैकलेज मिनट बोल के ये फेमस है. द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन. और डिसीजन ले लिया गया कि हायर एजुकेशन में ओनली इंग्लिश मीडियम ही चलेगा. एंड स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक द कैलकाटा मद्रासा एंड बेनारस संस्कृत कॉलेज. बेनारस संस्कृत कॉलेज और कैलकाटा मद्रासा को ये सब इंस्टीट्यूशन का प्रमोशन बंद करो. दिस इंस्टीट्यूशंस वर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डिके. और ये इंस्टीट्यूशन को वो लोग बोलने लगे कि टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस है और जो तुम्हें धीरे धीरे डिके कर रहा है, सड़ा रहा है. इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगैन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स. और इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गया स्कूल्स के लिए. क्या देखें हम लोग इतना तक? सिंपल चीज़ है. क्या देखें हम लोग? हम लोग देखें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि इम्पैक्ट क्या क्या ला रहा था. राइट? क्या इम्पैक्ट था राजा के ऊपर, नवाब के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, ट्राइब्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर. अभी एडुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट ला रहा है? तो क्या देखें हम लोग कि ब्रिटिश का एक कल्चरल मिशन था कि टेरिटरी को मुझे एक्सपैंड करना है, मुझे रेवेन्यू लाना है, मुझे कल्चरल डोमिनेशन करना है. और कल्चरल डोमिनेशन के सोचते हुए उनको लगा कि मुझे एडुकेशन में सुधार लाना है. जब उन्हें लगा कि एडुकेशन में सुधार लाना है तो पहले तो बात आ गया ओरिएंटलिस्ट का, द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओरिएंटलिस्ट क्या करते थे? उनका सोच था कि इंडियन कल्चर एक रिच कल्चर है, इंडियन एंड अरेबिक ऑब्वियसली एक रिच कल्चर है, और एंशियंट जो टेक्स्ट है वही हमें स्टार्ट करना है पढ़ाना. फिर से न्यू स्कूल्स खोलना है, न्यू कॉलेजेस खोलना है जहाँ पे एंशियंट स्टडी हो, ताकि इंडियन अपना रूट को ढूंढ पाए. एंड बेसिकली उनका और एक मोटिव था कि अगर मैं इंडियंस को एंशियंट कल्चर में पढ़ाऊँ तो उनको लगेगा कि वी आर रेस्पेक्टिंग देयर कल्चर्स, और इंडियंस ब्रिटिश का रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा और ब्रिटिश उनका मास्टर्स बनेगा. राइट? गार्जियन से मास्टर्स. उसके बाद देखिए ओरिएंटलिस्ट को कुछ लोग आए जो लोग क्रिटिसाइज़ करते स्टार्ट किए कि ये सब नहीं चलेगा. जेम्स मिल आए और उन्होंने क्रिटिसाइज़ किए. उसके बाद मैकले आए, थॉमस बॉबिंगटन मैकले, और उन्होंने लाया मैकलेज मिनट. मैकलेज मिनट में क्या बोला कि इंग्लिश हायर स्टडीज़ का मीडियम होगा एजुकेशन का, और ओरिएंटल जो इंस्टीट्यूशंस है उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा. अभी हम लोग क्या देखेंगे? एजुकेशन फॉर कॉमर्स. In 1854, the Court of Directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General in India, issued by Charles Wood. तो 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लंदन में है, एक एजुकेशनल डिस्पैच को भेजा, चार्ल्स वुड को इशू किया. द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी चार्ल्स वुड थे. इट हैज़ कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच. इसको बोला गया वुड्स डिस्पैच. आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसी दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया. ये क्या करने वाला था? ये एक एजुकेशनल पॉलिसी फॉर्म करने वाला था इंडिया के लिए.
right? It emphasized once again the practical benefits of a system of European learning. ये फिर से emphasize करने वाला था यूरोपियन लर्निंग का प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के ऊपर, एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज, ओरिएंटल नॉलेज को अपोज करने के लिए ऑब्वियसली. वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस द डिस्पैच पॉइंटेड टूवर्ड्स इकोनॉमिक. और एक क्या था प्रैक्टिकल यूज, और एक था इकोनॉमिक. यूरोपियन लर्निंग इट सेड वुड इनेबल इंडियंस to recognize the advantages that flow from the expansion of trade and commerce. क्या करेगा, एक एडवांटेज देगा ट्रेड और कॉमर्स को, एंड मेक देम सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. Introducing them to European ways of life would change their taste and desires and create a demand for British goods. For Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. क्या सोच है देखो एक बार. उनको लगा कि एडुकेशन तो चेंजेस लाना ही है, ओरिएंटलिज्म नहीं चलेगा, हम तो चेंज करके ही छोड़ेंगे. और चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने का फ़ायदा क्या मुझे मिलेगा, एडुकेशन फॉर कॉमर्स. एडुकेशन फॉर कॉमर्स मतलब कॉमर्स का एडुकेशन नहीं, एडुकेशन से इनकम कैसे जनरेट होगा. एडुकेशन के आज के दिन में बहुत सारा इनकम जनरेट होता है. जैसे स्कूल में चले जाओगे तो बैग तो लेना पड़ेगा, कॉपी तो हमारा स्कूल का ही चाहिए, पेन भी चाहिए यहाँ का, टिफ़िन तो हम ही लोग देंगे, बाहर से नहीं लाना पड़ेगा. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडुकेशन फॉर कॉमर्स. एक्चुअली यही है कि स्कूल का ही चीज़ें लेना पड़ेगा. तो जब कोई ब्रिटिश एडुकेशन में एडुकेटेड होगा कोई इंसान, तो ऑब्वियसली वो ब्रिटिश का कल्चर को अपनाएगा. वो पैंट शर्ट पहनेगा जो इंडिया में तब नहीं था. तो पैंट शर्ट कहाँ से आएगा, ब्रिटेन से आएगा. वो कोट पहनेगा कहाँ से आएगा, ब्रिटेन से आएगा. वो यूज़ करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जो ब्रिटेन से आएगा. और ये क्या करेगा, ये ब्रिटेन का जो मार्केट है उसका डिमांड को बढ़ाएगा. ये था main motto. Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. वो और भी ये करने लगा कि मोरल कैरेक्टर भी ठीक कर देगा इंडियन का, इम्प्रूव करेगा. It would make them truthful and honest. और ये ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनाएगा इंडियंस को. And thus supply the company with civil servants who could trusted and dependent upon. और ये क्या करेगा, उनके लिए सिविल सर्वेंट्स रेडी करेगा जिसको वो ट्रस्ट कर सकता है और डिपेंड कर सकता है. द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ए कमिटमेंट टू वर्क, नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. और उनका कहना था कि ये पीपल के बीच में एक सेंस ऑफ ड्यूटी और कमिटमेंट टू वर्क नहीं ला सकता है, ये स्किल डेवलपमेंट में नहीं कर सकता है. इसी के लिए हम लोग को ये एडुकेशन चाहिए. फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. 1854 के डिस्पैच के बाद कुछ मेजर्स लिया गया ब्रिटिश के द्वारा. एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेट अप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन. एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो है वो कंट्रोल कर लिया जो एजुकेशन का जितना कुछ भी था. स्टेप्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो सके उसके लिए एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट किया गया. इन 1857 while the sepoys rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta. 1857 में जब सेपॉय रिवॉल्ट चल रहा था मेरठ एंड दिल्ली में, तो यूनिवर्सिटीज़ बन रहा था कलकत्ता में, मद्रास में एंड बॉम्बे में. Attempts were also made to bring about changes within the system of a school system. सिर्फ हायर एजुकेशन में नहीं, स्कूल सिस्टम में भी चेंज के लिए ट्राई किया गया. नेक्स्ट देखते हैं द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन. द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन में हम लोग क्या देखें, द आर्गुमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन was strongly criticized by the Christian missionaries in India in the 19th century.
प्रैक्टिकल एजुकेशन को क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे वो लोग भी क्रिटिसाइज किया. द मिशनरीज फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल एंड मोरलिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन. और उनका कहना था कि मोरलिटी तभी आ सकता है जब आप क्रिश्चियन एजुकेशन में एडुकेटेड हो. सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना एम है. क्रिश्चियन मिशनरीज को कन्वर्ट करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में, तो उनका एम है वो कि क्रिश्चियन में कितने जन कन्वर्ट हो सके उतने टाइम पे. तो इसी के लिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके हिसाब से है कि मोरल कैरेक्टर एक ही तरह हो सकता है इंडियंस में, वो जब क्रिश्चियन एजुकेशन में एडुकेटेड हो. Until 1813, the East India Company was opposed to missionary activities in India. 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपोज करते रहा मिशनरी को. इट फियर्ड दैट मिशनरी एक्टिविटीज़ वुड प्रोवोक रिएक्शन अमॉन्ग्स द लोकल पॉपुलेशन एंड मेक देम सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया. उन्हें लगा कि मिशनरीज़ का जो रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ है, मिशनरी एक्टिविटीज़ है, वो लोकल को प्रोवोक करेगा और सस्पिशियस बना देगा ब्रिटिश प्रेजेंस के लिए. अनेबल टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज, द मिशनरीज सेट अप अ मिशन एट श्री रामपुर इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वो लोग क्या क्या ब्रिटिश उन्हें बनाने नहीं दे रहा था, तो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में एक मिशन बनाया वो लोग. अ प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप इन 1800 एंड ए कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन 1818. वो लोग क्या क्या 1800 में एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया, एक कॉलेज इस्टेब्लिश किया. Over the 19th century, missionary schools were set up all over India. 19th century में all over India में missionary school तैयार होना start हो गया. After 1857, however, the British government in India was reluctant to directly support missionary education. और ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर 1857 के साथ बाद उनको लगा कि मिशनरी एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए. देयर वॉज अ फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स एंड रिलीजियस आइडियाज माइट एनरेज नेटिव ओपिनियन. उनको लगा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग अटैक अगर करे किसी के बिलीफ्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, लोकल प्रैक्टिसेस के ऊपर, तो ये कभी भी फिर से रिवॉल्ट ला सकता है. नेक्स्ट आते हैं व्हाट हैपन्स टू लोकल स्कूल्स. लोकल स्कूल्स का क्या हुआ. ब्रिटिश टाइम में कैसे पढ़ाया जाता था, कैसे क्या चलता था, पहले हम लोग ये देख लेंगे. तो एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे विलियम एडम. उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया कि कैसे क्या चलता था. देखते हैं वो रिपोर्ट क्या है. इन 1830s, विलियम एडम, अ स्कॉटिश मिशनरी, टूर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार. बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट को घूमने लगे. He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज. जहाँ पे बंगाली है वहाँ पे बंगाली में पढ़ाया जाता था, जहाँ पे मराठी है वहाँ पे मराठी में पढ़ाया जाएगा, जहाँ पे हिंदी है वहाँ पे हिंदी में पढ़ाया जाएगा. सो वर्नाकुलर स्कूल्स में कैसे क्या एजुकेशन हो रहा है उनको एक रिपोर्ट सबमिट करने बोला कंपनी. एडम ने क्या देखा, एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशाला. 1 लाख के ऊपर पाठशाला है इन बंगाल एंड बिहार. दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विथ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच. छोटा इंस्टीट्यूशन है और वो भी 20 के ऊपर स्टूडेंट नहीं है. बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बीइंग टॉट इन दिस पाठशालाज वॉज कंसिडरेबल ओवर 20 लाख. मगर ये जो छोटा छोटा पाठशाला है इसमें 20 लाख के ऊपर बच्चे पढ़ते हैं. दिस इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय वेल्दी पीपल और द लोकल कम्युनिटी. एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय ए टीचर, गुरु. ये जो लोकल स्कूल्स है स्टार्ट करते हैं कोई टीचर या गुरु. द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल. फ्यू थिंग्स that you associate with the schools today were present in the पाठशालाज at the time. कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी एसोसिएट कर सकते हो. There were no fixed fee, कोई फ़ी नहीं था फिक्स्ड. No printed books, कोई भी बुक्स प्रिंटेड नहीं था. No separate school building बोल के कोई था ही नहीं. No bench था, कोई बेंच नहीं था. No chairs, no blackboards, no system of separate classes, कोई सेपरेट क्लासेस ही नहीं था. No roll call registers,
कोई रोल कॉल नहीं होता था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को पता नहीं। नो एनुअल एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था। नो रेगुलर टाइम टेबल, कोई टाइम टेबल ही नहीं था। जब जिसका मन आया आ गया, जिसका मन नहीं है वो नहीं आएगा। इन सम प्लेसेस क्लासेस वेर हेल्ड अंडर अ बनाना ट्री। कुछ कुछ जगह में क्लासेस जो होते थे वो बनाना ट्री के नीचे होता था। इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज, शॉप और टेम्पल और एट द गुरुज होम, कहीं पे कोई दुकान में, मंदिर में या फिर गुरु के घर में। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, फी डिपेंड करता था पेरेंट्स के इनकम के ऊपर। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, जो रिच था उसको ज़्यादा देना पड़ता था, जो पुअर था उसको कम। टीचिंग वॉज ओरल, टीचिंग पूरा ओरल था। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है इन अकॉर्डिंग्स विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट का क्या नीड है उसके ऊपर वो सिखाते थे। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, स्टूडेंट को सेपरेट नहीं किया जाता था डिफरेंट क्लासेस के ऊपर। ऑल ऑफ देम सैट टुगेदर इन वन प्लेस, सब एक साथ बैठ गए और गुरु उनके साथ इंटरेक्ट करते थे सेपरेटली विद ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग, और उनका अलग अलग सब लर्निंग था और वो अलग अलग करके ही एक साथ बैठ के सीखते थे। So Adam discovered that the flexible system was suited to local needs. For instance, classes were not held during harvest time. और एडम को ये पता चला कि जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग है ये लोकल के अपने नीड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जब खेती बाड़ी करने का टाइम आ गया, हार्वेस्टिंग सीजन आ गया, तो स्कूल बंद होता है। क्यों? क्योंकि रूरल जो चिल्ड्रन होता है वो लोग काम नहीं कर सकते हैं। The पाठशाला started once again when the crops had been cut and stored. जब खेती बाड़ी खत्म हुआ तो पाठशाला फिर से स्टार्ट होगा। This meant that even children of peasant families could study. मतलब क्या? सब कोई पढ़ सकता है। जब जिसका काम रहा स्कूल बंद हो गया खेती बाड़ी के टाइम में, बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज अ प्राइमरी। सो एग्रीकल्चर के टाइम में सब बंद, एग्रीकल्चर ख़त्म, सब चालू। नेक्स्ट आते हैं न्यू रूटीन, न्यू रूल्स। अप टू द मिड 19th century, the company was concerned primarily with higher education. कंपनी हायर एजुकेशन को देखने लगा। So it allowed the local पाठशालास to function without much interference. तो 19th century तक वो पाठशाला को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, वो बस हायर एजुकेशन को ठीक किया। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। कंपनी डिसाइड किया कि 1854 के बाद कि वर्नाकुलर एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टैब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस। तो उनको लगा कि वर्नाकुलर स्कूल्स में भी रूटीन होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए। और कैसे इसको करना है, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? तो कंपनी क्या अपॉइंट किया नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स, जो एक एक पंडित 4 और 5 स्कूल को देखते थे, 4 से 5 स्कूल। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालाज एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। वो पाठशाला को विजिट करते थे और कोशिश करते थे स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए रेगुलर टाइम टेबल। एक टाइम टेबल लेके गुरु को पढ़ाना है और एक पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करना है। टीचिंग अभी हो गया टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंडेंट, एंड लर्निंग वॉज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। एक एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया जिसके थ्रू आप सीख रहे हो कि नहीं ये जानना है। स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी, attend regular classes, sit on fixed seats and obey the new rules of discipline. रेगुलर क्लास में बैठना है, रेगुलर पढ़ना है, सीट में बैठना है और रूल्स को ओबे करना है। पाठशाला जो नया रूल्स को लिए, गवर्नमेंट उनको ग्रांट देना स्टार्ट किया, सपोर्ट देना स्टार्ट किया, और दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव नो गवर्नमेंट सपोर्ट। और जो लोग नहीं करना चाहा उनको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलना बंद हो गया।
Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regular पाठशालास. जो गुरु इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते थे, इंडिपेंडेंटली पढ़ाना चाहते थे, उनको गवर्नमेंट एड नहीं मिला और उनके लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो गया. द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर consequences. क्या consequence आया? इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो पाठशाला. जो बहुत गरीब थे, खेती बाड़ी करते थे, उनके बच्चे भी पाठशाला जाते थे. सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सिबल. टाइम टेबल फ्लेक्सिबल था. खेती बाड़ी के टाइम पे स्कूल बंद हो जाता था. खेती बाड़ी ख़त्म हुआ, क्रॉप्स जो है वो स्टोर हो गया, उसके बाद फिर स्कूल चालू होता था, तो वो लोग भी स्कूल जाते थे. अभी क्या हो गया? अभी टाइम टेबल फिक्स हो गया, रेगुलर अटेंडेंस चाहिए, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी स्कूल खुला रहता था, जो पुअर पीजेंट्स थे वो लोग नहीं जा सकते थे. तो इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन, एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न. और वो लोग का नहीं जा पाना ये इनडिसिप्लिन की तरह देखना स्टार्ट हो गया, जो कि उनको लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, सीखना नहीं है, ये हिसाब से चला. द एजेंडा फॉर ए नेशनल एजुकेशन. एक नेशनल एजुकेशन का एजेंडा क्या था? ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया. ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही नहीं थे जो बस एजुकेशन के लिए सोच रहे थे. फ्रॉम द अर्ली 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk about the need for a wider spread of education. बहुत जन थे इंडियंस जो एजुकेशन को बढ़ाना चाहते थे. उनको लगा कि यूरोप का जो डेवलपमेंट्स है वो इंडियन को जानना चाहिए. जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो मॉडर्न कर रहे हैं वेस्ट को, वो इंडिया में भी आना चाहिए. तो वही लोग ब्रिटिश को बोलना स्टार्ट किए कि टू ओपन मोर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन. और ज़्यादा पैसा लगाओ, और ज़्यादा स्कूल खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, कॉलेज खोलो. उन्हीं में जो थे, जो लोग एजुकेशन को प्रमोट, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने लगे, कुछ इंडियंस. और कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जो रिएक्ट किए, जैसे महात्मा गांधी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर. इंग्लिश एजुकेशन हैज़ enslaved us. Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. महात्मा गांधी बोलने लगे कि कॉलोनियल एजुकेशन, जो ये एजुकेशन सिस्टम है, ये हम लोग को बीच में एक इन्फेरिटी ला रहा है. क्यों इन्फेरिटी ला रहा है? हम लोग को पता नहीं है, ऐसा नहीं है, बट ब्रिटिश जो पढ़ा रहा है वो हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग को लग रहा है कि ब्रिटिश वॉज मोर नॉलेजेबल देन अस, जो कि गलत है. गांधी जी को लगा जो चीज़ हमें पता नहीं है तो हमें लगता है कि हम लोग छोटे हैं. तो ये क्या कर रहा है? हम लोग का जो प्राइड है कल्चर का, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है. देयर वॉज अ पॉइजन इन दिस एजुकेशन, सेड महात्मा गांधी. महात्मा गांधी बोले कि एक पॉइजन है एजुकेशन में. इट वॉज सिनफुल, इट एनस्लेव्ड इंडियंस. ये इंडियन को स्लेव बना रहा है. इट कास्ट एन इविल स्पेल ऑन देम, चार्म्ड बाय द वेस्ट, अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट. ये एक सेंस ला रहा है कि जो भी वेस्ट से आ रहा है वो बहुत अच्छा है, ये इंडियंस के बीच में डाल दे रहा है. इंडियंस एडुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशंस बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल. और जो भी इंडियंस एडुकेट हो रहा है ये सब इंस्टीट्यूशन से, वो लोग ब्रिटिश रूल को एडमायर करने लग रहा है कि क्या अच्छा किया है ब्रिटिश यहाँ पे रूल करके. ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ जा रहा है. महात्मा गांधी wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडियन अपना डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को रिकवर करे. During the national movement, he urged students to leave educational institutions in order to show the British that Indians were no longer willing to be enslaved. नेशनल मूवमेंट के टाइम पे वो स्टूडेंट्स को बोले कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ो और दिखाओ कि हम लोग इंस्लेव नहीं होना चाहते हैं. महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग. उनको लगा कि इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो ऑट टू बी टीचिंग, वो मीडियम होना चाहिए टीचिंग का. एजुकेशन इन इंग्लिश crippled Indians, distanced them from their own social surroundings and made them strangers in their own lands.
इंग्लिश एजुकेशन क्या कर रहा है, उनको क्रिपल कर रहा है, उनको डिस्टेंस कर रहा है, अपने ही सोशल सराउंडिंग्स से अलग कर दे रहा है और उनके अपने ही ज़मीन पे उनको स्ट्रेंजर्स बना दे रहा है. स्पीकिंग ए फॉरेन टंग, डिस्पाइजिंग लोकल कल्चर, द इंग्लिश एजुकेटेड डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस. उनको लग रहा है कि हम लोग एक फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं और हम लोग अपना लोकल कल्चर को डिस्पाइज कर रहे हैं. लोकल कल्चर को हमें नहीं चाहिए, लोकल कल्चर हमें पसंद नहीं आता है. ये चीज़ उनको क्या कर रहा है, ये चीज़ उनको बाकी सबसे अलग कर रहा है. वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रैदर देन ओरल नॉलेज. वेस्टर्न एजुकेशन रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस था, जो कि ओरल नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं था. इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक रैदर देन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. टेक्स्ट बुक को ज़्यादा वैल्यू करता था, एक्सपीरियंस और नॉलेज के ज़्यादा. ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल. एजुकेशन एक पर्सन का माइंड और सोल को डेवलप करना चाहिए. लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाई इट सेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन. पढ़ना और लिखना आना ही लिटरेसी नहीं है. पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स. लोगों को काम करना है, लोगों को क्राफ्टिंग करना है, कैसे सामान चीज़ें चलता है ये जानना है. तो ये चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ उनके लिए एजुकेशन है. As nationalist sentiment spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would radically different from the setup by the British. ब्रिटिश जो सेटअप किया था इससे कम्प्लीटली अलग था ये चीज़ें. टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस. अबोर्ड ऑफ पीस, मेनी ऑफ यू मे हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन. शांति निकेतन के बारे में आप लोग सुने होंगे. शांति निकेतन में क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था 1901 में. रविंद्रनाथ टैगोर को स्कूल एकदम पसंद नहीं था. उन्हें लगता था द स्कूल वॉज सफोकेटिंग एंड ऑपरेसिव. उनको लगता था स्कूल एक प्रिजन की तरह है जहाँ उनको जो मन वो नहीं कर सकते हैं, टीचर जो बोले वही करना है. और इस हिसाब से जो चिल्ड्रन का जो माइंड है वो माइंड चिल्ड्रन का इनोवेशन में नहीं जा सकता है. द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा सेव्ड टैगोर्स आइडियाज ऑफ एजुकेशन. उनका एजुकेशन का आइडिया एकदम अलग था सबसे. ऑन ग्रोइंग अप, बड़े होने के बाद ही वांटेड टू सेट अप अ स्कूल वेयर द चाइल्ड वाज हैप्पी. वो ऐसा स्कूल बनाना चाहते हैं जहाँ पे बच्चे खुश हो. where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires, जिसमें बच्चे को अपने thoughts, अपने desire को explore कर सकें. Tagore felt that childhood ought to be a time of self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British. ब्रिटिश जैसे एकदम टाइम टेबल, एकदम रूटीन, टेक्स्ट बुक्स, ये सब से बाहर चाइल्ड को एक सेल्फ लर्निंग होना चाहिए, अपने से सीखे, डिसिप्लिन से उसको बांध के नहीं. टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव, अंडरस्टैंड द चाइल्ड. टीचर्स को बच्चे को समझना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए उनमें, और कैसे एक चाइल्ड को क्यूरियस किया जाए, उनका क्यूरियसिटी को कैसे क्रिएट किया जाए, ये जानना चाहिए. According to Tagore, the existing schools killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder. उनका जो क्रिएटिविटी है उनको ख़त्म कर देते थे ब्रिटिश का जो स्कूल सिस्टम था. Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment. उनको लगा कि क्रिएटिव लर्निंग सिर्फ एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हो सकता है. So he chose to set up his school 100 kilometers away from Kolkata in a rural setting. 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन में वो अपना स्कूल स्टार्ट किए, जो स्कूल में नेचर के बीच में children could cultivate their natural creativity. In many senses, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar ways. बहुत सारे सेंस में दोनों सिमिलर थे, but there was differences. डिफरेंसेस था. क्या क्या डिफरेंसेस था? गांधी जी हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्कशॉप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी.
गांधी जी को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एजुकेशन सिस्टम एकदम पसंद नहीं था, उनका मशीन्स पसंद नहीं था, उनका टेक्नोलॉजी पसंद नहीं था। बट टैगोर का ऐसा नहीं था। टैगोर wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition. उनको लगा कि वहाँ से टेक्नोलॉजी, वहाँ का जो अच्छा चीज़ें हैं सिविलाइजेशन का, ब्रिटिश सिविलाइजेशन का, वो लेना चाहिए और यहाँ का लेके हमें एजुकेशनल सिस्टम को क्रिएट करना चाहिए। डिबेट ओवर द एजुकेशनल सिस्टम। डिबेट ओवर एजुकेशनल सिस्टम में हम लोग देखें कि मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर्स वर थस थिंकिंग अबाउट द वे अ नेशनल एजुकेशनल सिस्टम कुड बी फैशन। बहुत जन को लगा कि नेशनल एजुकेशनल सिस्टम कैसे फैशन किया जाए, एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल, जो बहुत जन को लेके स्टार्ट कर सके। बहुत जन को लगा कि ब्रिटिश का सिस्टम में रह के ही कुछ कुछ चेंजेस लाना चाहिए। बहुत जन को लगा कि एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए। बहुत जन को लगा कि एक ऑल्टरनेट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे पीपल को अपने कल्चर और नेशनल, ट्रूली नेशनल जो हो उसमें एडुकेट किया जाए। चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। आज के लिए इतना तक है। थैंक यू सो मच।